कस्टमर किसको हाँ, कहेंगे? सर कस्टमर होता है जिसे अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए मार्केट में शायद जाना। ओके, महक अली। बताना चाहूँगा कस्टमर के बारे में। जी बताइए अदनान। सर कस्टमर कस्टमर आवाज नहीं आ रही। सर कस्टमर को उस चीज़ की वांट हो। नंबर 2 उसके पास मनी हो। नंबर 3 पे वो चीज़ उसकी नीड में भी शामिल हो। और नंबर 4 पे हम्म, आएगा कि वो उस ओके आसान। महक अली आप हैं? चीज़ के अंदर होगी, वो कस्टमर होगा। यानी हर वो शख्स या हर वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन या ऑर्गेनाइजेशन, हर वो शख्स या हर वो ऑर्गेनाइजेशन या बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जिसको किसी प्रोडक्ट की या किसी सर्विस की नीड उसके पास हो, नीड के बाद उसकी डिमांड भी वो कर रहा हो, जिसको हमने वांट कहा था। कि वो स्पेसिफिक वांट भी चाहता हो, डिमांड करता हो, उसके लिए उसके पास रोकड़ा पैसा हो और उसके लिए वो विलिंग भी हो, तो उस बंदे को हम कहेंगे ही और शी और इट इज अ कस्टमर। आपको अगर फॉर एग्जांपल प्यास लगी है, तो प्यास में आपको नीड क्या है? लिक्विड की, ताकि अपनी प्यास को बुझा सकें। अब लिक्विड में आपने कहा कि मुझे फ्रेश जूस चाहिए, तो और वो जूस लेने के लिए आपके पास पैसा मौजूद हो और आप उतने पैसों में आप वो जूस लेने के लिए विलिंग भी हो, तो फिर हम कहेंगे कि दैट पर्सन इज नोन एज, टर्म्ड एज, क्लासिफाइड एज अ कस्टमर। और ग्रुप ऑफ कस्टमर्स, बंच ऑफ कस्टमर्स, उनको उनको हम बोलते हैं जब वो कलेक्टिवली आए कि दैट इज कॉल्ड मार्केट। सो मार्केट इज अ ग्रुप ऑफ कस्टमर्स, ग्रुप ऑफ पीपल, दूसरी भाषा में ग्रुप ऑफ पीपल और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस जिनके जिनकी कोई नीड हो और उस नीड को पूरा करने के लिए वो किसी चीज की डिमांड भी कर रहे हों और उसको फुलफिल करने के लिए उनके पास फाइनेंस, रोकड़ा मनी, कोई चीज भी हो और उसके लिए वो विलिंग भी हो, तो हम कहेंगे कि दैट पर्सन, दैट ग्रुप ऑफ कस्टमर इज कॉल्ड व्हाट? मार्केट। समझ आ गई आपको? आप अगर इस पूरे कोर्स में ये दो चीजों को आप समझ गए, तो अगला पूरा आपका सिस्टम आसान हो जाएगा। है
पुरानी डेफिनेशन, लेमैन के लिए डेफिनेशन, मार्केट इज अ प्लेस वेयर कस्टमर्स एंड बायर्स बाय एंड सेल। बिजनेस की डेफिनेशन नहीं है, ये एंटरप्रेन्योरशिप का सब्जेक्ट पढ़ने वालों की डेफिनेशन नहीं है। इनकी डेफिनेशन मार्केट की है कि अ ग्रुप ऑफ बंच ऑफ customers, and customers are those who have needs, wants, demands, money and willingness। ये क्लियर हो गया तो फिर हम आगे चलेंगे। जी बताइए। ओए बोलो तो सही, अपना माइक ऑन करके ना बोल दिया करे जब मैं सवाल पूछता हूँ। यस सर, क्लियर हो गया। तो आपको बार बार माइक खोलना होगा, जब मैं आपसे पूछूं तो मुझे बताना होगा। ओके ओके सर। अब हमने कहा था कि तो अगर ये समझ में आ गया कि व्हाट इज कस्टमर एंड व्हाट इज मार्केट, तो फिर हम अगली बात करते हैं एंटरप्रेन्योरशिप के हवाले से कि एंटरप्रेन्योरशिप एक प्रोसेस है जिसमें किसी भी बिजनेस अपॉर्चुनिटी को या किसी भी अपॉर्चुनिटी को बिजनेस अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करने का नाम एंटरप्रेन्योरशिप है। For example, if you have something in your mind regarding the customer needs, आपको पता चल गया कि कुछ लोग ऐसे हैं या कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी हैं जिनको नीड है इस चीज की, जैसे एनर्जी क्राइसिस नीड है। तो अब एनर्जी क्राइसिस के लिए आपके पास और प्रोडक्ट्स हो सकती है। तो आप जब ये आइडेंटिफाई कर लेते हो कि यार ये अपॉर्चुनिटी बिजनेस की हो सकती है, तो किसी आइडिया से शुरू किया काम आपने, तो आइडिया से लेके उस बिजनेस के एंड रिजल्ट तक का जो प्रोसेस है, उसके अंदर जितने भी एक्टिविटीज या सिस्टम्स या प्रोसीजर्स हैं, उनको कलेक्टिवली हम कहते हैं दैट इज एंटरप्रेन्योरशिप। और जो ये काम करने वाला होता है उसको एंटरप्रेन्योर कहते हैं। जी शिजात हुसैन, जरा आप इसको ब्रीफ कर दें, क्या डिस्कस किया हमने। अली रजा आप बताएं। जी कोई भी एक्सप्लेन कर दे, ब्रीफ कर दे कि हमने अभी तक क्या डिस्कस कर लिया है। सर मैं कुछ बताना चाहूँगा। जी बताइए। सर मैं ये समझाऊँ कि हम किसी भी आइडिया को अमली जामा पहनाएं, उसकी फिजिबिलिटी से लेके उसके एंड रिजल्ट तक, वो उसको एंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं। ठीक है, और आइडिया से स्टार्ट होता है काम, तो आपने काम जब भी करना है वो आइडिया से करना है। जी ठीक। यानी idea comes into your mind and then you start thinking to convert this idea into the real business opportunity. So this process will be known as entrepreneurship। और अब वो जो आइडिया है, तो आइडिया के साथ कस्टमर्स जुड़े हुए हैं, कस्टमर्स के साथ जो है वो फिर मार्केट की बात आ गई, और मार्केट से फिर अल्टीमेटली सारे वो प्रोसीजर्स आ जाते हैं जो कि हम डिस्कस करते हैं एंटरप्रेन्योरशिप के रेफरेंस से। ठीक है। जी सर, ठीक है। ओके सो अभी हम चलते हैं आगे। ओके अब आइडिया का क्वेश्चन आता है कि हाउ कम आइडिया कम्स इनटू योर माइंड। आइडिया कहाँ से आता है, आप आइडिया कहाँ से ले सकते हो, आइडिया होता कहाँ पे है, एंड आप करेंगे क्या उस आइडिया को लेने के लिए।
तो उसमें जो सबसे पहला है, इफ यू नाउ लुक एट द स्लाइड, सो स्लाइड में आपको लिखा हुआ है अपॉर्चुनिटी रिकॉग्निशन, यानी आइडिया है तो अपॉर्चुनिटी बनती है। तो अगर आइडिया आया है तो अपॉर्चुनिटी बनेगी, तो उस अपॉर्चुनिटी को रिकॉग्नाइज करना है, यानी उसको अंडरस्टैंड करना है, यानी उसको समझना है कि क्या ये करने के काबिल है, डूएबल है या नहीं है। तो जो अपॉर्चुनिटी की रिकॉग्निशन है, तो वो अपॉर्चुनिटी की हम बात करेंगे तो ये आती कहाँ से है? वो आपको आ सकती है जो कंज्यूमर है उनके एक्सपीरियंस से। जैसे एक कंज्यूमर कोई चीज यूज कर रहा है, तो उसका जो एक्सपीरियंस है उससे पता चल सकता है कि भी हाँ, कोई अपॉर्चुनिटी नए बिजनेस की इसके अंदर से निकल सकती है कि नहीं निकल सकती। तो ये कैसे मुमकिन होगा? सो इसके लिए जो है ना, वो ये 5 डिफरेंट स्टेप्स हैं या 5 डिफरेंट एलिमेंट्स हैं कि जिससे आप किसी भी नए आइडिया को एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करते हैं। तो स्टार्टिंग स्टेप जो है वो है ऑब्जर्वेशन। तो हमने जो डिस्कस किया था कि सबसे पहले आपने आंखें खोलनी है और ऑब्जर्व करना है, अंडरस्टैंड करना है लोगों के, कस्टमर्स के एक्सपीरियंसेस को। आप खुद कस्टमर हो सकते हैं, आपका अपना एक्सपीरियंस हो सकता है कि किसी भी प्रोडक्ट को यूज करते हुए क्या प्रॉब्लम आ रहा है। वो प्रॉब्लम जो है वो एक बिजनेस आइडिया में कन्वर्ट हो सकता है। तो वो एक्सपीरियंस से होता है। तो ऑब्जर्वेशन में ये डिफरेंट आइटम्स हमने डिस्कस किए थे, डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज थी। उसमें पहला था शेडोइंग का, कि आप लोगों को चीजों को इस्तेमाल करते हुए देखें। कहाँ पे इस्तेमाल करते? जहां भी आप जाएं, अपनी सोसाइटी में, अपने ऑफिस में, वर्क एनवायरनमेंट के अंदर, पब्लिक प्लेसेस पे, सो यू कैन observe people using different products, shopping different products, going to the different places like hospital, train, airports and using their mobile phones। तो उससे आपको एक आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, आइडिया वहां से निकल सकता है। देन हमने डिस्कस किया था बिहेवियरियल मैपिंग। तो लोगों का जो फोटोग्राफिंग पीपल विद इन स्पेस, जो उससे भी आपको आइडिया हो सकता है। फिर उसके बाद कंज्यूमर जर्नी जो है, जो कंज्यूमर हैज विद द प्रोडक्ट, अगेन ये भी कस्टमर की बात है, कंज्यूमर के एक्सपीरियंस की बात है। तो वहां से आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। या फिर आप जो यूजर्स हैं किसी भी प्रोडक्ट के, उनका इंटरव्यू कर सकते हैं कि आप ये प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं, कैसा लगा? तो क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, क्या इसमें और कुछ होना चाहिए, तो इस कंपनी की सर्विसेज में क्या? तो वहां से आपको इंटरव्यू से भी आपको एक बिजनेस आइडिया मिल सकता है। और फिर उसके बाद स्टोरी टेलिंग, प्रॉम्प्टिंग पीपल टू टेल पर्सनल स्टोरीज। लोग फिर किसी चीज को इस्तेमाल करने का अपना एक्सपीरियंस भी बता सकते हैं। जैसे कि आप लोग को पता होगा कि यूट्यूब पे अक्सर अनबॉक्सिंग की जो है वो डिफरेंट वीडियोस बनी होती हैं। जी ये प्रोडक्ट मैंने खरीदा और इसको मैंने अनबॉक्स किया, तो अनबॉक्स करते हुए ये वाला मेरा एक्सपीरियंस था, अच्छा था, बुरा था। तो उसको अनबॉक्स करते हुए क्या प्रॉब्लम्स आए, तो उसको कैसे रिमूव किया जा सकता है। तो वो बिजनेस आइडियाज आपको प्रॉपर स्टोरी टेलिंग प्रॉम्प्टिंग से भी आ सकते हैं। तो अगला हमने डिस्कस किया था पिछली क्लास में अनफोकस्ड ग्रुप, जिसमें भी आप डिफरेंट लोगों का इंटरव्यू करते हैं बेसिक आइडियाज को एक्सप्लोर करने के लिए। जैसे यहाँ पे है टू एक्सप्लोर आइडियाज अबाउट सैंडल्स, आइडिया गैदर्ड एन आर्टिस्ट, अ बॉडी बिल्डर, अ पॉडियाट्रिस्ट, अ शू फेटिशिस्ट। तो इनसे आपको आइडिया हो सकता है। तो आसान भाषा में अगर मैं आपको बताऊं, तो वो ये है कि आप नए बिजनेस आइडिया को आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो ऑब्जर्व कैसे कर सकते हैं? ये जो चीजें हमने यहाँ डिस्कस की हैं, इनके थ्रू आप किसी नए बिजनेस अपॉर्चुनिटी या आइडिया को आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। साइकिल स्टैंड या अंडरस्टैंड? अंडरस्टैंड सर, अंडरस्टैंड। अदरवाइज आप अंडरस्टैंड। गूगल के ऊपर भी जाके आप देख सकते हैं कि वहां पे हो सकता है लोगों ने ये काम करके
कुछ आइडियाज बना दिए हों, रख दिए हों, तो वहां से भी आपको हेल्प मिल सकती है। किसी ने ऑलरेडी रिसर्च की हो, so you can have some information regarding the new ideas. ओके, ये था पहला स्टेप जिसको हमने कहा ऑब्जर्वेशन का। अब दूसरा है ब्रेनस्टॉर्मिंग का। ब्रेनस्टॉर्मिंग एक बेसिकली टेक्निक है जिसमें हम लोगों को, पार्टिसिपेंट्स को बुलाते हैं और उनको फिर एक टॉपिक, एक आइडिया उनके सामने रखते हैं, एक नीड सामने रखते हैं, तो उसके ऊपर फिर हम आइडियाज जनरेट करते हैं। इसको बोलते हैं ब्रेन। ब्रेन को खंगालना है, तूफान, दिमागी तूफान, जिसको कहते हैं ना जी मेरे दिमाग की लस्सी कर दी इसने या दही कर दी, तो ये वो ब्रेनस्टॉर्मिंग है। अगर मैं आपसे अभी पूछूं ब्रेनस्टॉर्मिंग के हवाले से कि अगर पाकिस्तान के अंदर एनर्जी क्राइसिस है, तो इस एनर्जी क्राइसिस को कवर करने के लिए अपने कस्टमर्स को, या पॉसिबल या प्रोबेबल या अपने पोटेंशियल कस्टमर्स को क्या सोल्यूशन दे सकते हैं, तो आप सोल्यूशन बताते रहें अपना वन बाय वन। तो फिर हम अगली बात करते हैं। आप सब जो है माइक ओपन करें और एनर्जी क्राइसिस का सोल्यूशन बताते जाइए। अस्सलाम वालेकुम सर, मैं थोड़ा वालेकुम सा अस्सलाम। बताना चाहता सर, एनर्जी क्राइसिस के बारे में मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर हम विंड पावर का इस्तेमाल करें तो सोलर सिस्टम भी बेहतरीन है। यानी कि जो लोग एनर्जी क्राइसिस की वजह से प्रॉब्लम में हैं, आप उनको सोलर सिस्टम जो है आप इंट्रोड्यूस कर प्लान इरादा रखते हैं। ओके जी, नेक्स्ट। नेक्स्ट नेक्स्ट। जी बोलिए जनाब। एनर्जी क्राइसिस का महक अली, एनर्जी क्राइसिस में आप क्या, आपके जेहन में क्या आता है? सर नॉर्मली एनर्जी क्राइसिस में सोलर सिस्टम का आता है, यूपीएस वगैरह चल रहा होता है उसका आता है। आजकल 12 वाट की लाइटिंग सिस्टम का बहुत ज्यादा चल रहा है कि जी हर चीज को 12 वाट पे कन्वर्ट कर रहे हैं कि हम बैटरीज के थ्रू एसएसआईज को इस्तेमाल करें। या फिर बड़े पैमाने पर हम चले जाते हैं तो फिर सोलर है, विंड टर्बाइन्स हैं, या बहुत सारी फॉरेन ममालिक में तो अब रूट से भी गाड़ियां चल रही हैं तो उससे भी वो एनर्जी जनरेट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम ऐसे आइडियाज और वेस्ट के बारे में सोच सकते हैं कि हमारे मुल्क में कैसे इनोवेट किया जा सकता है। बिल्कुल ठीक है। आप इसको कंज्यूमर लेवल पे भी और इसको इंडस्ट्री लेवल पे भी दोनों आप बता रहे हैं। यानी कि फॉर एग्जांपल आपको पता है कि रोड के ऊपर गाड़ियां चलती हैं, और अगर आप देखें तो कितनी गाड़ियां मोटरवे पे रोज चलती हैं या आम रोड्स पे चलती हैं, लाखों के हिसाब से हैं। अगर आप उन गाड़ियों की जो रोड्स हैं उनके अंदर ऐसे वो बना दें सिस्टमैटिक सिस्टम कि जिसमें गाड़ी के प्रेशर की वजह से जो है वो मतलब एनर्जी प्रोड्यूस हो सके। तो ये बेसिकली जो विंड की बात कर रहे हैं, तो विंड में भी जो ना विंड का वो फैन के विंग्स घुमाएगी तो एनर्जी प्रोड्यूस होगी। अगर आप उसमें जाते हैं हाइड्रो में, तो उसमें भी ऐसा ही है कि आप जो है वो मतलब पानी से टरबाइन चलाते हैं, उससे जनरेट करते हैं। तो ऐसे ही यूपीएस है, ऐसे यूपीएस जो है वो मतलब यूपीएस जो है वो मतलब जनरेटर्स हैं। जनरेटर जो है ना वो गैस वाले जनरेटर्स हैं, पेट्रोल वाले हैं, लोकल हैं, इंपोर्टेड हैं। सो एनर्जी क्राइसिस का जो भी सोल्यूशन आपके जहन में आता है, तो उसको हम बोलते हैं कि ये आइडिया है। तो इसके बारे में हम सोच सकते हैं कि क्या ये पाकिस्तान में पॉसिबल है या नहीं है पॉसिबल। तो इसमें हमने अभी जो एक्सरसाइज की है छोटी सी, इसे कहते हैं ब्रेनस्टॉर्मिंग।
तो ब्रेनस्टॉर्मिंग के कुछ की प्रिंसिपल्स हैं. इफ यू लुक एट द स्लाइड एंड रीड, देन आई कैन एक्सप्लेन. जी अदनान, क्या है स्लाइड में पहला पॉइंट? रूल्स क्या है ब्रेनस्टॉर्मिंग के? सर पहला पॉइंट है सर डेफर जजमेंट. डेफर जजमेंट का मतलब होता है कि आपने किसी आइडिया के अच्छा होने या बुरा होने को जज नहीं करना, आपने सिर्फ आइडियाज लेते जाना है. जी नेक्स्ट. जी अदनान, आप ही बताइए. आइडिया ऑफ यानी इसका मतलब ये है कि एक आइडिया आया तो उस आइडिया से आपको एक जहन में एक और फर्दर आइडिया आया है तो उसको ले लें. अच्छा सर, छोटी सी रिक्वेस्ट है, ये कहें कि जो भी अपना माइक ओपन करके बात करता है उसके फौरन बाद म्यूट कर दिया करे, क्योंकि वो फिर वॉइसेस डबल आना शुरू हो जाती हैं, बहुत ज्यादा शोर होना शुरू हो जाता है. ओए ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਮਾਈਕ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਮੁੱਕ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਆਪਣਾ ਮਾਈਕ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਲਾਸ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿਆਂਗਾ. ठीक है सर, काफी है इतना? यस सर. बेहतरीन है सर. ओके जी. देखो रो रहा होना जिसको मैंने इतना डांटा. तीसरा नंबर क्या है बताइए? सर है तीसरा नंबर इनकरेज वैलिड आइडियाज. हाँ, जितने भी वैलिड आइडियाज हों, रेलेवेंट हों, तो आप उनको अप्रिशिएट करते जाएं. फिर क्या करें? सर गो फॉर क्वांटिटी. जितने ज्यादा हो सके. 1 घंटे का टाइम रखें. को जी इसके अंदर 100 आइडियाज आने चाहिए. फटाफट 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 बोलो 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 फटाफट बोलो. तो अच्छा है, बुरा है, क्रेजी है, स्टूपिड है, वाइल्ड है, बोलो, कम विद द आइडियाज. तो आपको क्वांटिटी के ऊपर जाना है. बी विजुअल. बी विजुअल में ये है कि जो भी आइडिया आए उसको फौरन लिखो और एक चिट पे लिख के उसको दीवार पे लगाते जाओ. ये हम लोग चूंकि जरा पीछे हैं, इंटरनेशनली जब ये ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन होते हैं तो हर चेयर के ऊपर एक जो है ना वो पोल के लिए डिवाइस मौजूद होती है. तो वो फटाफट उस पर लिखते हैं तो सामने स्क्रीन पे सारे आइडियाज जो है ना वो डिस्प्ले होना शुरू हो जाते हैं. तो लेकिन यहाँ पे ये करें कि आप 1 घंटे का टाइम दें, अपना आइडिया जो भी आए उसको पेपर पे लिखें, पोस्टेड येलो रेड किसी पे भी लिख के उसको चिपका दें, या एक बड़ा पोस्टर लगाएं और उस पोस्टर के ऊपर लोगों को बताते जाएं कि जिसके अंदर अपना आइडिया लिखते जाएं. जी नेक्स्ट. स्टे फोकस्ड ऑन द टॉपिक. अगर एनर्जी क्राइसिस की बात की है ना, तो एनर्जी क्राइसिस के ऊपर ही रहें. उसके लिए पॉलिटिक्स में नहीं जाएं और दूसरी डिस्कशन में नहीं जाएं. तो अपने टॉपिक के ऊपर कंसंट्रेट करना है. जी. वन कन्वर्सेशन एट अ टाइम. इसका मतलब की है कि अगर आप ओपन डिस्कस कर रहे हैं तो एक वक्त में एक ही आदमी बात करे, एक ही आइडिया वो डिस्कस करे, विदाउट इंटरप्शन, विदाउट डिसरिस्पेक्ट, विदाउट रूडनेस. जी क्लियर हो गया? यस सर. यस सर. कि अभी चैट में भी कोई आया है, कहता जी मुझे एडमिट करो. ये जहां मुर्तजा हमेशा ही लेट आती है या आता है. आवाज नहीं आ रही सुमेरा, आवाज नहीं आ रही, तो मैं क्या कर सकता हूँ? मेरी आवाज सुन तो रहे हैं 18-20 लोग. क्यों जी 18-20 लोगों को आवाज आ रही है मेरी? जी सर, यस बिल्कुल सर. आ रही है. ओके. जी सर, बिल्कुल आ रही है, अभी और हम जिनको चलते नहीं आ हैं, रही उनको बाद में मिल जाएगा. अभी चलते हैं हम तीसरा पॉइंट, जो तीसरा स्टेप है. किसी भी अपॉर्चुनिटी को रिकॉग्नाइज करना हो तो उसमें तीसरा है रिफाइनिंग. ये पढ़े क्या है रिफाइनमेंट का? Sir, brainstorm is in rapid fashion to vet out ideas and focus on the best remaining options. इससे आपको आइडिया हो गया कि जैसे ही आपके पास 100 आइडियाज 1 घंटे में आ गए, आप उनको रिफाइन करते जाएं कि बेहतर आइडिया कौन सा है, जो कि डुएबल है, मैनेजेबल है, इकोनॉमिकल है, प्रॉफिटेबल है, वायबल है, जो भी. जी नेक्स्ट.
Focus prototyping on a few key ideas to arrive at an optimal solution to a problem. अच्छा, वो जो प्रॉब्लम है जिसके लिए आप ये काम कर रहे हो, फॉर एग्जांपल एनर्जी क्राइसिस, तो उसके बाद एक आपने जो है वो प्रोटोटाइप या एक मॉडल जो है वो आपने डेवलप करना है कि जिससे आप रियल सॉल्यूशन दे सकें। जिस कांच के ग्लास में नहीं मुझे डाल के दे सकते। तो उसमें आप वो जो डिजाइन वाला है ना उसमें डालें, तो आप अपने ऑप्टिमल सॉल्यूशन जो प्रॉब्लम का उसकी तरफ आ सकते हैं। प्रोटोटाइप बेसिकली मॉडल होता है, जिस तरह कि आप किसी बिल्डिंग में जाएं, किसी इस गवर्नमेंट की बिल्डिंग में, तो वहां पे उसका एक मॉडल बना के शीशे में बंद करके रखा होता है। अगर किसी ने देखा हो तो बताए मुझे। यस सर, देखा हुआ है। क्या जैसे ये रियल स्टेट की जो कॉलोनीज होती हैं उसका भी उन्होंने एक मॉडल बनाया होता है कि जी यहाँ पे ये होगा, ये होगा, ये होगा, ऐसे होगा, वैसे होगा, उसको बोलते हैं प्रोटोटाइप। तो वो प्रोटोटाइप बना के आप जो है की आइडिया के सॉल्यूशन पे पहुंच सकते हैं। उसके बाद क्या है? Last, sir, engage the client actively in the process of narrowing the choices and be disciplined and ruthless in making selections. तो जब आप ये काम कर रहे हो तो कोशिश करें में उसमें पॉसिबली एक दो कस्टमर्स, क्लाइंट्स भी उस मीटिंग में मौजूद हों, तो वो भी आपको बेहतर आइडिया दे सकते हैं जिन्होंने एंड पे खरीदना होगा या परचेज करना होगा। जी आगे। Focus on the outcome of the process, reaching the best possible solution and get agreement from all stakeholders. तो मेजर आपका कंसर्न जो है वो उसके आउटकम के ऊपर होना चाहिए, यानी उसके नतीजे पे होना चाहिए कि भी हमने इसका नतीजा क्या निकाला है। तो वो आउटकम के ऊपर वो बात करनी है कि जो प्रोसेस किया उसका एंड रिजल्ट क्या निकला। एक और चीज है कि आपको दूसरे जो स्टेक होल्डर्स हैं, स्टेक होल्डर्स किसे कहते हैं? जो सर उस आइडिया में या उस मसले में सारे जुड़े हुए लोग होते हैं, जिनका एक कंसर्न एजेंडा है, जिनका कोई ना कोई मफाद या कोई ना कोई मकसद वाबस्ता हो उस काम के साथ, यानी उसके साथ कोई डायरेक्ट जो बंदा इन्वॉल्व हो सकता है उसको आप कहते हैं कि वो स्टेक होल्डर है। तो एक कंपनी के लिए कौन कौन लोग स्टेक होल्डर हो सकते हैं? सर जिनको लाइक अगर हम एनर्जी सेक्टर में बात करें तो जो एनर्जी खरीद रहे हैं, जो एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो दोनों मेन स्टेक होल्डर्स हैं। या लाइक हमारी क्लास के हम एग्जांपल ले लें तो इसमें आप पढ़ा रहे हैं, आप स्टेक होल्डर हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं, हम स्टेक होल्डर हैं, और जिस यूनिवर्सिटी के रेफरेंस से तवसुत से पढ़ रहे हैं, ये 3 स्टेक होल्डर हैं। हाँ, स्टेक होल्डर हैं। और जो मेरी बेगम है वो किधर गई? ओ सर माइक के पीछे। तो वो स्टेक होल्डर नहीं है? सर फिलहाल तो नहीं है इस क्लास में, उनका डायरेक्ट लिंक कोई नहीं है इस क्लास के साथ, डायरेक्ट कंसर्न नहीं है। इनडायरेक्टली वो स्टेक होल्डर है कि आपका टाइम लग रहा है, लेकिन डायरेक्ट वो स्टेक होल्डर नहीं है इस क्लास में। स्टेक होल्डर सबसे ज्यादा वो स्टेक होल्डर है, ठीक है जी। तो चूंकि वो चाहे डायरेक्टली इन्वॉल्व हो चाहे इनडायरेक्टली हो, जो भी अफेक्ट हो सके वो स्टेक होल्डर होता है। 3 पुराने। अब मुझे बेगम को कहना पड़ा कि मुझे चाय पिला दो, मैं बोल रहा हूं, वो मुझे बर्दाश्त कर रही है, वो सर वो फिर ब्रेक का इंतजार कर रही होंगे ना कि क्लास के दौरान ब्रेक हो तो फिर वो जवाब देंगी, ये तो जवाब जमा कर रही होंगी। इसीलिए कह रहा हूं कि हर वो शख्स, चाहे वो हमसाया ही क्यों ना हो, वो बिजनेस का स्टेक होल्डर है। चूंकि हर वो शख्स जो बिजनेस से कुछ ना कुछ एक्सपेक्ट करता हो वो स्टेक होल्डर है।
मतलब ये कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में लेबर भी आ गई दोनों इसमें, दोनों ठेकेदार। दोनों आप कंपनी खोल रहे हो, फॉर एग्जांपल एक शुगर मिल, अब जहां शुगर मिल खोल रहे हो तो शुगर मिल के अंदर से उसकी राख उड़ेगी ना ऊपर, यस सर। वो राख लोगों के घरों में गिरेगी ना, लोग अफेक्ट ऐसे होंगे ना, ही तो लोग स्टेक होल्डर हुए कि नहीं? ऐसी आपके बिजनेस से जो जो भी अफेक्ट हो, चाहे डायरेक्टली हो चाहे इनडायरेक्टली हो, वो स्टेक होल्डर है। गवर्नमेंट भी स्टेक होल्डर है, इंटरनेट स्टेक होल्डर हैं, ये जितने भी इन्वॉल्व हैं इसमें जो अफेक्ट हो सकते हैं वो स्टेक होल्डर कहलाते हैं। ओके, सो दैट वाज अबाउट द रिफाइनमेंट ऑफ आइडियाज। नेक्स्ट जी, अगला है, अब आपने वो भी कर लिया, ब्रेनस्टॉर्मिंग ऑब्जर्वेशन के बाद रिफाइनमेंट भी, अभी हमने बात की करनी है इम्प्लीमेंटेशन। प्रोटोटाइप बनाने के बाद भी द प्रोसेस ऑफ पुटिंग अ डिसीजन, फाइनल करो कि करना है। एनर्जी क्राइसिस में ही थर्मल पे जाना है, यूपीएस पे जाना है, और सोलर पैनल पे जाना है, बैटरीज पे जाना है, किस पे जाना है, इंडस्ट्री के लिए जाना है या इंडिविजुअल कंज्यूमर कस्टमर के लिए जाना है, तो अब क्या है, हमने अपना आइडिया फाइनल करना है। प्लीज रीड द प्रोसेस ऑफ पुटिंग डिसीजन से। Implementation is the action that must follow any pre प्रीलिमिनरी to कर लिया actually करो, happen. प्रीलिमिनरी यानी कि जो इनिशियल जो स्टार्ट की होती है ना, प्रीलिमिनरी थिंकिंग इन ऑर्डर फॉर समथिंग टू एक्चुअली हैपन। ओके, नेक्स्ट। Like most consulting firms, IDEA works with its clients to implement its designs using its engineering, design, and social science capabilities. ये 51 पॉइंट को बीच जो नहीं, 51 पॉइंट को बीच कवर करेगा, इसके साथ ये डिटेल अटैच कर दे। 51 220 लिक्विड की छूट। सर ये क्लास के अंदर कौन बिजनेस कर रहा है सर? माइक ऑफ करवा दें प्लीज। मैंने कर दिया माइक ऑफ उसका। ओके, थैंक यू सर। अब नेक्स्ट इज लाइक most consulting firms, idea works with its clients to implement its designs using its engineering, यानी उस आइडिया का जो सारा उसका प्रोसीजर है वो डिस्कस करते हैं, शुड बी फ्रॉम दैट स्टार्ट्स विद द पर्सन, इंडिविजुअल्स, कस्टमर होंगे ना, जो लोग सोसाइटी में रहते हैं, कस्टमर होंगे, बॉस कस्टमर होगा, या कस्टमर ये जो हजरत इंसान है उसकी सोशल कैपेबिलिटीज के हवाले से कि वो क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं इंडिविजुअल्स की, तो उसको डिस्कस करते हैं। देन एन इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस टू बी सक्सेसफुल, मेनी टास्क्स बिटवीन द डिफरेंट डिपार्टमेंट्स नीड टू बी अकम्प्लिश्ड इन सीक्वेंस। तो इम्प्लीमेंट करते हुए चूंकि जो वेरियस टास्क हैं वो सीक्वेंस में अकम्प्लिश होते हैं, जैसे कि अगर मैं कहूं कि पहला तो हो सकता है कि प्लानिंग कर लें, ऑर्गेनाइजिंग कर लें, लीडिंग कर लें, तो ऐसे फिर आप जब करते हैं ना उसकी स्टाफिंग, तो उसमें गेटिंग पीपल इनटू द ऑर्गेनाइजेशन, फिर आपने कहा कि जी ये रिक्रूटमेंट सिलेक्शन है, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट है, तो ये पूरा सीक्वेंस होता है एक, तो उसमें जाएंगे तो फिर आप उसको पूरा इम्प्लीमेंट कर सकेंगे। ठीक हो गया? ओके, सो आगे हैं कि फ्रॉम ग्लैमर टू एक्शन।
नहीं नहीं, नो नो नो, इसका मतलब आप डेफिनेशन भूल गए हैं जो मैंने मार्केट की बताई है। सर मार्केट की डेफिनेशन सर ग्रुप ऑफ पीपल, हाँ, तो ग्रुप ऑफ यहाँ पे कस्टमर, जो सॉरी। हाँ जो रेलेवेंट जो है, सिर्फ ग्रुप ऑफ पीपल नहीं कहा मैंने, साथ मैंने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस भी कहा था। तो जो भी मतलब आप किडर हो, कॉम्पिटिटर हो, जो भी उसके साथ रेलेवेंट को आपने एनालाइज करना है, तो उसको जरूर आप करेंगे, फिर वो मतलब आइडिया अच्छा होगा। जी नेक्स्ट। नेक्स्ट स्टेप है नो। एक मिनट रुकें जी। नोट डाउन योर आइडियाज एंड एक्सपेंड देम। एक्सप्लेन कर लें। सर ये प्रीवियस आपकी बात से मैच कर रहा है कि आप सारे अपने आइडियाज को नोट डाउन करते जाएं और जो बेस्ट आइडिया है उसे सॉर्ट आउट करते जाएं और एक आइडिया के ऊपर फोकस होकर काम शुरू कर दें। बिल्कुल ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट। कैरी आउट कॉम्पिटिटिव एनालिसिस। कैरी आउट कंपेटिटिव एनालिसिस का मतलब ये है कि आपकी उस प्रोडक्ट को जो compete करने वाले बिजनेसेस हैं उनको भी एनालाइज करें। मसलन एनर्जी क्राइसिस में आपने सोलर पैनल का सिस्टम सोच लिया, तो सोलर पैनल को और कौन compete करता है? एक तो सारे सोलर पैनल बनाने वाले हैं, लेकिन अगर सारे सोलर पैनल बनाने वाले हैं तो फिर ये एंटरप्रेन्योरशिप नहीं है, चूंकि एंटरप्रेन्योरशिप तो हमेशा नया आइडिया होता है, यानी पहले से मौजूद नहीं होते। तो इसका मतलब ये है कि आपने जो भी आइडिया सोचा है, मिसाल के तौर पे अगर आपने सोलर पैनल सोचा है, तो सोलर के ऑल्टरनेटिव क्या हैं? जी बताइए। यूपीएस जनरेटर्स। हाँ, तो ये जो है ना, ये कॉम्पिटिटर्स हैं कि जो compete करेंगे। जनरेटर्स हो, सोलर पैनल हो, विंड हो, थर्मल हो, या और जितने हैं जो कि आपको वो कर सकते हैं compete, उनको एनालाइज करें आप। फिर उसके बाद क्या करें? आपने बिजनेस का एक मॉडल डेवलप करें, जो कि मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था। जी नंबर 5 पे क्या है? आप सर अपने नंबर उस
प्रोडक्ट को जो आपने सोच ली है उसको क्रिएट करें, डेवलप करें, डिजाइन बनाएं, स्केच बनाएं अपने उस मॉकअप का, फिर उसको टेस्ट करें। तो ये 5वें नंबर पे आप काम करेंगे। फिर उसके बाद आप जो है उसको मार्केट सर्वे के लिए एग्जीक्यूट कर दें। आपको मैं एग्जांपल देता हूं, आप लोगों का शायद एक्सपीरियंस है या नहीं है। मेरे जब नए नए मोबाइल फोन आए थे 90s के, लेट 90s में या अर्ली अर्ली 2000 में, तो मुझे ना एक किसी ने मोबाइल बेचा। तो उस वक्त नए मोबाइल बाहर से कम ही आते थे, यूज्ड में ज्यादा आते थे, नए तो फिर बाद में शुरू हुए आना। तो लेट 90s में फिर इस तरह के यूज फोन हम अच्छे अच्छे इस्तेमाल करते थे, जिसमें सोनी रिक्सन का एक बड़ा नाम था, मोटोरोला का एक नाम था, फिर उसके बाद सैमसंग के वो आए। तो एक फोन था, तो उन्होंने कहा जनाब ये पूरे पाकिस्तान में किसी के पास नहीं है, मार्केट में नहीं है, यानी कि बिकने के लिए कहीं नहीं है ये। तो मैंने उससे कहा, मैंने कहा ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि जी जो मेरे पास मोबाइल है ये पूरे पाकिस्तान में किसी के पास नहीं है, ये सिर्फ 40 लोगों के पास है जो इस्तेमाल कर रहे हैं, मार्केट में अवेलेबल नहीं है, ऐसा हो सकता है? नो सर। मैंने भी कहा ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन उसने बताया तो मैं समझ गया कि हाँ ऐसा हो सकता है। सर सेल तो सेल करना था उसने, यही कहना था। है उसने सर सेल करना था, उसने यही कहना था। नहीं, ऐसा नहीं है, वो सिर्फ मेरे पास ही था, यानी टोटल 40 बंदे थे उनके पास था। वो था नोकिया कंपनी का। नोकिया कंपनी ने मोबाइल नया, नई स्पेसिफिकेशन, नई बैटरी, नए मेमोरी और सारा बनाया। बना के उन्होंने 40 सेट बनाए, 40 सेट उन्होंने पाकिस्तान में भेजे सर्वे के लिए। तो उन्होंने अपने एम्प्लॉइज को दे दिए कि जी ये आप इस्तेमाल करें, इस्तेमाल करने के बाद आप हमें इसका फीडबैक दें, 3 महीने के बाद फीडबैक दें आप, कोई इसकी अपना उसकी कनेक्टिविटी का, उसकी वॉइस क्लैरिटी का, उसकी बैटरी टाइमिंग का। तो वो फिर बाद में उसके अंदर कहा कि जी कोई प्रॉब्लम है, तो फिर वो कंपनी ने बनाया ही नहीं प्रोफेशनल या कमर्शियल यूज के लिए, क्योंकि वो सिर्फ एक डिजाइन था, वो एक प्रोटोटाइप था, वो एक जो है मॉडल था। आमतौर पे मार्केट करने से पहले किसी भी प्रोडक्ट को आप उसको जो है ना उसका मॉडल बनाते हैं, तो वो मॉडल था। तो वो मॉडल बना के हम मार्केट में सर्वे करते हैं। जैसे ये अभी आजकल तो पता नहीं कौन सी ड्रिंक्स लोग पीते हैं, पहले जो ड्यू आई थी एक, ड्यू का नाम सुना होगा आपने, आजकल भी होगी। जी सर तो बिल्कुल। जो ड्यू ड्रिंक्स है वो उन्होंने बांटे थे लोगों में, जब उसका सर्वे कर रहे थे तो चौक में खड़े हो जाते थे तो लोगों को देते थे। तो वो मतलब लोग पी के उसको कहते हाँ यार ये अच्छी प्रोडक्ट है। तो वो बेसिकली मार्केट सर्वे होता है, आप मार्केट सर्वे करते हैं अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ द प्रोडक्ट। तो उसके सर्वे के बाद अगर आपको लगे कि हाँ ये डुएबल है, ये मैनेजेबल है, लोग पसंद करते हैं, फिर आप उसका फाइनल प्रोडक्ट डेवलप करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। समझ आ गई? जी सर। यस सर। मेरे एक दोस्त है, वो एक दिन मेरे साथ बैठे और चले गए, घर ड्रॉप किया मैंने उनको, तो गाड़ी में कुछ सामान पड़ा रह गया उनका। तो मैंने उसे देखा तो उसमें कुछ शैम्पूस थे, कुछ उसमें सोप, और एक आयरन थी, प्रेस आयरन, आयरन इस्त्री थी एक। तो मैंने उसको फोन किया, मैंने कहा यार ये आपकी तो सामान मेरी गाड़ी में रह गया है। तो कहता नहीं सामान नहीं रह गया, ये मैंने आपके लिए ही लेके आया था। तो मैंने कहा मेरे लिए क्यों, ये तो घर का सामान लगता है। कहता नहीं ये हम बनाते हैं, आपको चेक करने के लिए दिया है सिर्फ। तो मैंने कहा ये तो असली लगता है सारा कुछ। तो कहते जी हम ये पेशावर से बनाते हैं, बनवाते हैं, और उसके ऊपर ये स्टैंपें लगाते हैं और उसके बाद फिर मार्केट में देते हैं। तो वो भी एक फाइनल प्रोडक्ट नहीं है, मार्केट सर्वे के लिए था वो, कि क्या इसकी क्वालिटी ठीक है, क्या इसका फीडबैक क्या है। फिर 8वें नंबर पे क्या करते हैं, गैदर कस्टमर फीडबैक एंड मेजरिंग योर बिजनेस रिजल्ट्स। तो फिर 8वें नंबर पे आप जो कस्टमर जो खरीद चुके होते हैं उनसे फीडबैक लेते हैं,
और फिर अपने बिजनेस रिजल्ट्स को मेजर करते हैं। एनी क्वेश्चन? नो सर। ओके, No, sir. another one is now finding passion. ये मेरी समझ में नहीं आया, ये आप देखें कि पढ़ के मुझे बताएं ये है क्या। Sir, passion is made, not found. Information, people, situations. हाँ, ये जो पैशन है ये होता है बंदे के अंदर या बनाया जाता है? होता है सर। ओके, फोकस ऑन व्हाट यू लव एंड यू गुड एट। तो इसमें 3 चीजें हैं आपके पास, इंफॉर्मेशन, लोग और सिचुएशन। ये 3 चीजें हैं जिससे आपका पैशन भी डेवलप होता है। अगर इंफॉर्मेशन आपको कहीं से मिल जाए, किसी बुक्स, जर्नल्स, आर्टिकल्स, मैगजीन्स, गूगल से, या लोगों से मुलाकात हो तो उससे पता चल जाए आपको, तो आप उससे इंस्पिरेशन ले लें, पैशन बन जाए आपका। या कभी कोई ऐसी सिचुएशन डेवलप हो जाए, जैसे जब कोरोना आया था तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद हो गई थी, तो लोग एक शहर से दूसरे शहर ट्रेवल करने के लिए मोटरवे के किनारे पे खड़े हो जाते थे, एंट्री पॉइंट पे। गाड़ियों को, कारों को इजाजत थी, तो वो लोग उस पे इकट्ठे ट्रेवल करना शुरू हो गए। सिचुएशन ऐसी थी, तो सिचुएशन की वजह से भी आपको पैशन आ जाता है कि यार ये वाला काम शुरू कर सकते हैं। दूसरा ये है कि आप ये देखें कि आप बेहतरीन कहाँ क्या कर सकते हैं, यानी कि व्हाट यू लव एंड व्हाट यू गुड एट, कि आप किस काम में ज्यादा, सेल्स में आप गुड हैं, मैन्युफैक्चरिंग में गुड हैं, निगोशिएशन में गुड हैं, मार्केटिंग में गुड हैं, डिस्ट्रीब्यूशन में, यानी कि आप ये देखें कि आप क्या ऐसा काम जो अच्छा कर सकते हैं। उसके बाद है लुक फॉर क्रिएटिव सिनर्जीज। तीसरे नंबर पे है, ये मैंने आपको पिछली क्लास में सिनर्जीज की बात बताई थी, ये क्या है? इंटरेक्शन है वर्किंग टुगेदर। हाँ, क्या मतलब है इसका? सर इंटरेक्शन लोगों के साथ पहले या हाँ, इसका मतलब कि अगर एक सेल्स में अच्छा है तो दूसरा मार्केट, सेल्स का, मार्केटिंग का, एचआर का भी साथ हो और तीसरा बंदा, तो वो भी अच्छा परफॉर्म करेगी कंपनी। तो ये कि सिनर्जी जो है ना वो क्रिएट करें। तो ऐसे ही सेल्स, मार्केटिंग, एचआर, फाइनेंस, अकाउंट्स, डिस्ट्रीब्यूशन, तो आप कोशिश करें कि एक सिनर्जी डेवलप, यानी एक सेल्स का काम अच्छा कर सकता है, दूसरा मैन्युफैक्चरिंग का काम अच्छा कर सकता है। तो आप देखें कि किसके साथ आपकी सिनर्जी जो है ना वो डेवलप हो सकती है। एंड फॉलो अप योर क्यूरियोसिटी एंड ट्राई विजुअलाइजेशन। शुरू में ही पैसे कमाने की बात ना करें, बल्कि बिजनेस को डेवलप करने की बात करें। क्लियर हो गया? जी यस सर। सर। ओके, आप प्लीज रीड करें। प्लीज रीड। आइडिया मल्टीप्लिकेशन जो है, अभी हम चुके हैं सिर्फ बात कर रहे हैं अपना पहले स्टेप के ऊपर ही हैं, कि जिसमें अपॉर्चुनिटी को रिकग्निशन की हमने बात की है। तो उसमें हम आइडिया को ही देख रहे हैं, ऑब्जर्वेशन में, आइडिया रिफाइनमेंट में, आइडिया आइडिया मल्टीप्लिकेशन में। अभी हम यहाँ पर ये डिस्कस कर रहे हैं। मोस्ट आइडियाज रिमेन डॉर्मेंट, यानी मतलब बहुत सारे आइडियाज या होते हैं जिनके ऊपर लोग काम नहीं करते, चूंकि पीपल डोंट हैव करेज। आइडिया तो है लेकिन हिम्मत नहीं है करने की, रिसोर्सेज नहीं है, टाइम नहीं है, पैसा नहीं है, आइडिया है।
तो इसलिए ये मतलब होता है कि बहुत सारे आइडियाज आपको मिल जाते हैं। दोज हु टेक एक्शन मोस्ट आर अनप्रीपेयर्ड। दूसरा ये होता है कि कुछ लोग जो है वो मतलब एक्शन तो लेते हैं, स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन तैयार नहीं होते और बस प्रॉपर प्रेपरेशन नहीं होती उनकी। Competitive marketplace requires us all to either convert own ideas or be पार्ट ऑफ कन्वर्जिंग। कर सकते हैं कि या तो अपना आइडिया लेके आए कोई, या फिर किसी के आइडिया के साथ मिल के कन्वर्ट कर ले उसको आइडिया के अंदर, अपने उसके अंदर। तो इससे जो है ना वो आइडिया क्रिएट योर ओन पर्सनल बोर्ड ऑफ एडवाइजर्स। अच्छा, फिर ये है कि आपको मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि आपका कोई गुरु आप अपना एक जो है ना वो एडवाइजरी बोर्ड जिसको कहते हैं, वो अपना पर्सनल एडवाइजरी बोर्ड एक बना ले। जो है वो मेरा दोस्त है, मैंने रिस्क लेना है, तो वो आइडिया कोई भी हो तो उसमें फिर आप रिस्क लेने के लिए तैयार रहें। बी एक्सट्रीमली पेशेंट। जो मैंने लास्ट टाइम आपको कहानी सुनाई थी चेस बोर्ड की, तो आप पेशेंस दिखाएं आप। एंड लर्न हाउ टू सेल योर आइडिया। सेलिंग आइडिया इज मच लाइक सेलिंग चेंज। तो जो आइडिया है वो फिर दूसरों को बताएं, समझाएं, एक्सप्लेन करें, डिस्कस करें, सेल करें उस आइडिया को। लेकिन आपने उस आइडिया के लिए पैशनेट जरूर रहें, मेंटली प्रिपेयर्ड रहें, एंथुजियास्टिक रहें, बी पर्पसफुल एंड ऑलवेज मेक द आइडिया बेटर। कोशिश करते रहे कि आपका आइडिया और कैसे बेहतर से बेहतर से बेहतर से बेहतर हो सकता है। एंड फोकस ऑन बिल्डिंग मोमेंटम एंड ऑलवेज मेक आइडिया बेटर। छोड़े नहीं बीच में उसको, रेगुलर बेसिस पे आप उसके ऊपर काम करते रहें एंड करते रहें। मेक वर्क लाइफ बैलेंस प्रायोरिटी। हाँ, ये हो, ये ना हो कि पागल हो जाएं कि पता चले कि सोना ही भूल गए हैं, ऐसा नहीं है। एक जो बैलेंस है वो भी आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए, आपके एक आइडिया के ऊपर और आपके लाइफ में ऊपर। क्योंकि अगर जैसे ही ये बैलेंस आउट होगा तो हो सकता है कि आपका वो आइडिया के ऊपर काम का जो आपका जो है अप्रोच वो डिस्टर्ब हो जाए। आप हेल्दी पूरे हेल्थ की तरफ चले जाएं अगर बैलेंस ना हो सके, पूरे रिलेशनशिप में चले जाएं ऐसा अगर प्रॉब्लम हो तो इसलिए आपको इन चीजों का भी ख्याल रखना है। ओके, अब हम डिस्कस करेंगे कि कैसे वो आपका आइडिया जो है वो अपॉर्चुनिटी में, बिजनेस अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट हो सकता है। सो नाउ दिस टाइम इज फॉर ब्रेक। जिन्होंने असर की नमाज नहीं पढ़ी वो असर की नमाज पढ़ लें और हम दोबारा शुरू करेंगे। कितनी देर बाद शुरू करें? सर 15 मिनट। 6:30 15 मिनट के बाद है सर 6:30 पे सर। 6:30। आप ऐसा करो 6:30 पे ना करो, अभी आप नमाज की ब्रेक करो, रेस्ट करो। हम आपको अभी 25 मिनट मिल गए हैं, तो इस 25 मिनट में आप नमाज करो, 15 मिनट की ब्रेक करो और इंशाल्लाह 6:40 अराउंड हम दोबारा क्लास में आएंगे। सिस्टम विल रिमेन ओपन बट माय माइक विल बी ऑफ। ओके, ओके ओके सर। अगर कोई क्वेश्चन Okay, नहीं है, अगर क्वेश्चन है तो आई एम हियर टू आंसर।